अब हम छठे पाठ की अनुवाद पद्धति से परिचित होंगे। इस पाठ में आपको कथा, कहानी या किसी घटना का वर्णन करते हुए किस प्रकार की भाषा का और शैली को अपनाया जाए, इस बात को समझाने का प्रयास किया है। हम देख रहे हैं कि अनुवाद पद्धति के अंतर्गत अनुवाद कैसे करना है, यह बिंदु तो आ रहा है, लेकिन अलग अलग प्रकार की सामग्री का किस प्रकार से अनुवाद किया जाए, इस ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस बात को बार बार उठाने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां आवश्यकता पड़े शब्दानुवाद किया जाना चाहिए और जहां आवश्यकता पड़े हमें भावानुवाद करना चाहिए। 5वें पाठ में हमने काव्य आदि की दृष्टि से देखा था कि किस प्रकार से अनुवाद किया जाना चाहिए। इस पाठ में वर्णन की दृष्टि से घटनाओं का वर्णन या कहानियों को भी देखा जा सकता है, हम कैसे उसका अनुवाद करें। यहाँ 4 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं कि देखो, जब आप अनुवाद करो तो पहले सामग्री को प्रारंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। कहानियों में और घटनाओं में क्या बात होती है, विशेष रूप से बात प्रारंभ की जाती है लेकिन उसका अंत में दिखाई देता है, और कई बार प्रारंभ की बात का आखिरी बात से बहुत अधिक संबंध होता है। कई बार कहानियों में तो रहस्य के रूप में भी आखिर में ही कुछ कह दिया जाता है। अतः हमें अनुवाद करते समय एकदम उसे प्रारंभ नहीं कर देना चाहिए, बल्कि जिस घटना का अनुवाद करना है, जिस कथा का अनुवाद करना है, उसे बार बार पढ़ लेना चाहिए ध्यानपूर्वक। वहाँ प्रयोग देखने चाहिए, आखिर क्या कहना चाहते हैं। कई बार बहुत लंबे लंबे वाक्य हैं। आपके इस पाठ में 3 उदाहरण भी दिए गए हैं, हम उन्हें देखेंगे। लंबी लंबी बातें होती हैं। अब हर भाषा की अपनी एक शैली होती है। हिंदी में संभवतः वो बात चल सकती है, अंग्रेजी में भी चल सकती है, संस्कृत में कुछ अलग पद्धति अपनाई जा सकती है। संस्कृत में यदि हम श्लोकों को देखते हैं तो उनका अनुवाद हमें हिंदी में, अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में करना हो, तो पद्य को गेय में लाना हो, तो बहुत सारे शब्द वहाँ लुप्त होते हैं, लेकिन हमें गद्य लिखते समय लाने पड़ेंगे। यानी भाषा शैली और प्रसंग को समझना अनिवार्य है। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ प्रारंभ से अंत तक पढ़िए, तो इसका एक अभिप्राय है प्रसंग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और अनुवाद की दृष्टि से कथ्य ग्रहण कर लें कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। भाव तो वही है, उस भाव को सामने लाना है, इसलिए हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। फिर मैंने कहा कि बात लंबी हो सकती है, जैसा कि हम उदाहरणों में देखेंगे। फिर कहता है इसलिए छोटे छोटे वाक्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए, अर्थात उस लंबी बात को छोटे छोटे वाक्यों में ले लें। और फिर पठित सामग्री का पुनः पुनः वाचन, लिखित सामग्री का भी, अर्थात जो हमने लिखा है, हमने जो अनुवाद किया है, हमने जो उस बात को प्रस्तुत किया है, जो वाक्य बनाए हैं, हम उनका भी पुनः पुनः वाचन करें। यानी एक प्रकार से वाचन की, पुनः वाचन की आदत का निर्माण करें। क्योंकि पढ़ते हुए हमें पता लग जाता है क्या बात वो स्पष्ट आ रही है कि नहीं, और परिवर्तित भी करनी पड़ सकती है। अतः विशेष रूप से कथा, कहानी, घटना, वैसे तो किसी प्रकार का भी अनुवाद करें तो हमें बार बार पढ़ना ही चाहिए, लेकिन इनके भाव को स्पष्ट करने के लिए हम कई बार देखते हैं, मैंने अपने जीवन में अनेकों बार अनुभव किया है, कभी बात को लिख दिया, फिर जब दोबारा पढ़ा तो लगता है कि इसमें कुछ इस प्रकार का भाव भी लाया जा सकता है। तो दोनों को पढ़ना चाहिए, जो पठित सामग्री है और फिर जो हमने लिखा है, फिर दोनों में एक समन्वय और सामंजस्य करना होगा। उस पाठ में इस बिंदु में कि प्रारंभ में तकनीकी सामग्री
गंभीर वार्ताओं अथवा समाचार पत्रों के लेखों को अनुदित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें भाषा व सामग्री को संभालने में आप कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। क्या भाव है यहाँ कहने का कि जब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं, हम भी प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो छोटी छोटी बातों को, सामान्य जीवन की बातों को हम लें और फिर उसके द्वारा अभ्यास प्रारंभ करें। बहुत गंभीर लेख हम प्रारंभ में न लें, समाचारों को प्रारंभ में न लें। हमारे पास शब्दों की भी न्यूनता होती है और बहुत अधिक अनुभव भी नहीं होता, और संस्कृत की विशिष्ट शैली के अंतर्गत उसकी अपनी एक विशिष्ट अवस्था है, और हम प्रायः क्रियाओं के प्रयोग में अपने आप को अनेकों बार सहज अनुभव नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, कथ्य को पकड़ना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का निर्धारण करना चाहिए, और फिर हम आसानी की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे इस पाठ में, ज़रा आइए पीछे उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, करवीरपुर में रहने वाला गोविंद नामक युवक, एक किसान, एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में एक मित्र से मिला और उससे पूछा, क्या सब ठीक ठाक है। अब इसमें अर्धविराम के द्वारा एक लंबा वाक्य कह दिया गया है। हम इसे छोटे छोटे वाक्यों में कर सकते हैं। इस बात को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले उन छोटे छोटे वाक्यों को भी अलग अलग लिख लेते हैं और फिर उनका अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे इसमें हम 4 वाक्य आराम से बना सकते हैं अथवा 3 वाक्य आराम से बना सकते हैं कि पहले कभी करवीरपुर में गोविंद नामक एक किसान रहता था। एक बार वह नगर की ओर गया, उसने रास्ते में अपने मित्र को देखा अथवा वह रास्ते में अपने मित्र से मिला। उसने उससे पूछा कि चलो भाई, सब ठीक ठाक तो है। इस दृष्टि से ये 4 जो छोटे वाक्य हैं, हम फिर इसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे, पूर्वम करवीरपुरेन गोविंदः नाम एकः कृषकः वसति स्म, कि पहले कभी करवीरपुर में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। मैं इसे और भी छोटा कर सकता हूं कि एक गोविंद नाम का किसान था, वह करवीरपुर में रहता था। एक किसान था, उसका नाम गोविंद था, वो करवीरपुर में रहता था। तो ये 3 वाक्य बन जाएंगे। अतः हम अपनी सुविधा अनुसार जितना हमारा प्रयास है, जितना हमारा अभ्यास है, उस दृष्टि से हम इसे छोटे छोटे वाक्यों में बांट सकते हैं। प्रारंभ में बहुत छोटे कीजिए, फिर धीरे धीरे बड़े करते चलेंगे। जैसे जैसे हमारा भाषा पर अधिकार होगा, हम और लंबे वाक्यों को भी कर सकेंगे, लेकिन प्रारंभिक दृष्टि से तो छोटे छोटे वाक्य लेने चाहिए। फिर एकदा सह नगरम गच्छन आसीत्, एक बार सह वह नगरम नगर के प्रति गच्छन आसीत् जा रहा था। आप उसे हिंदी में देखिए, करवीरपुर में रहने वाला गोविंद नामक युवक एक किसान, कौमा है, अर्धविराम है, एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में एक मित्र से मिला। इसे ही फिर उन्होंने 2 वाक्यों में कर दिया, सह नगरम गच्छन आसीत् तदा तस्य स्नेहितः मार्गे मिलितवान, एक मित्र से मिला। अब मित्र के लिए मित्रम भी कह सकते हैं, सुहृद भी कह सकते हैं, स्नेहिता भी कह सकते हैं। यहाँ स्नेहिता शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके स्थान पर हम विभिन्न पर्यायवाचियों का भी उपयोग कर सकते हैं। कहने का भाव है, जब हम अनुवाद करते हैं तो हम किस प्रकार की शब्दावली से परिचित हैं, तो हमें शब्द का उपयोग इस दृष्टि से करना है हम किन शब्दों से परिचित हैं। लेकिन हाँ, अपने शब्द संग्रह को बढ़ाने के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग करना भी
अनिवार्य है। लेकिन जब हम संस्कृत में नए शब्दों का उपयोग करते हैं तो एक बात की ओर ध्यान देना अनिवार्य होगा, उस शब्द के रूप कैसे चलते हैं, और शब्द के रूप कैसे चलते हैं इसके लिए फिर ध्यान देना होगा उस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अर्थात वह अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, हलंत है। और ये जानने के बाद फिर पुनः ध्यान देना होगा वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो इसलिए अच्छा रहता है हम अनुवाद करते समय दो चीजें अपने पास अवश्य रखें। एक, शब्दकोश हमारे पास सदैव रहना चाहिए। ये शब्दकोश भी दो प्रकार का हो सकता है, संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी या जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं। तमिल में कर रहे हैं तो संस्कृत से तमिल, बांग्ला में कर रहे हैं तो संस्कृत से बांग्ला, पंजाबी में कर रहे हैं तो संस्कृत से पंजाबी, अर्थात जो हमारी लक्ष्य भाषा है उस भाषा में। अब क्योंकि हम हिंदी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, संस्कृत और हिंदी के संदर्भ में, तो हमारे पास यदि संस्कृत से हिंदी का शब्दकोश उपलब्ध है और फिर इसके विपरीत हिंदी से संस्कृत ऐसे भी शब्दकोश उपलब्ध हैं, तो हिंदी से संस्कृत को भी अपने पास रखना चाहिए। जहाँ कठिनाई आए तब हम देख सकते हैं। और दूसरा ग्रंथ हमारे पास होना चाहिए रूपों से संबद्ध, जिसमें धातु रूप भी हों, जिसमें शब्द रूप भी हों। तो धातु रूप और शब्द रूप, और उसी के साथ साथ और एक बात जानी जा सकती है, संस्कृत वाक्य निर्माण संबंधी नियम उपविभक्तियों आदि की दृष्टि से। इस प्रकार से यदि व्याकरण की पुस्तक हम अपने पास रखते हैं, उसमें शब्द रूप भी उपलब्ध होते हैं, धातु रूप भी उपलब्ध होते हैं, और साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार के नियम भी उपलब्ध होते हैं, तो हमेशा अनुवाद करने से पहले भली भांति देख लेना चाहिए कि उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार का नियम आदि लागू होगा, तो फिर हमें अनुवाद करना चाहिए। केवल अनुमान पर या स्मृति पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए बार बार कहा है कि पढ़िए, देखिए, पुनः वाचित कीजिए, व्याकरण आदि की दृष्टि से मिलाइए, और प्रारंभ में यदि हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे भाषा पर हमारी पकड़ बहुत होती जाएगी। प्रतिदिन नए नए रूपों को देखना चाहिए, पुराने रूपों का स्मरण करते रहना चाहिए। तो शब्दकोश और अच्छी व्याकरण की पुस्तक जिसमें भाषा संबंधी नियम भी हो और शब्द रूप, धातु रूप आदि भी हों, अव्यय आदि का उसमें भी यदि वर्णन किया जाता है, तो उन पाठों को देख लेना चाहिए। और पूरी पुस्तक की सामग्री मेरे पास जब है, मुझे यह भी पता होना चाहिए कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, तो हम शीघ्रता से फिर अनुवाद करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ कहा, एकदा सह नगरम गच्छन आसीत् तदा तस्य स्नेहितः मार्गे मिलितवान। तब उसका मित्र मार्ग में उसे मिलता है। तो मैंने कहा स्नेहिता के स्थान पर मित्र भी आ सकता है, लेकिन यदि मित्र आएगा तो मित्रम बनेगा, क्योंकि मित्र अकारांत नपुंसक लिंग है और संस्कृत में यह जानना अनिवार्य है। वाच्य की दृष्टि से भी हमें जानना अनिवार्य होगा। सह पृष्ठवान ऊपर था और उससे पूछा, यहां सीधा वाक्य कह दिया, सह पृष्ठवान, उसने पूछा, किम भो सर्वम कुशलम वा, क्या सब ठीक ठाक तो है इति। हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं वा का प्रयोग। वा जो है क्या के अर्थ में आ जाता है, अतः वा का यहाँ प्रयोग क्या के संदर्भ में आ जाएगा। इससे क्या अभिप्राय निकला कि अनुवाद करते समय हमें अपनी पूर्व पठित सामग्री को भी ध्यान में रखना है। यहाँ बहुत अच्छा हुआ है कि जिस नियम को हमने पढ़ा था वाक्य के संदर्भ में, उसे अब यहाँ दे भी दिया गया है कि वाह यदि आ जाए तो वाक्य किस प्रकार बनेगा। क्या सब ठीक ठाक है, किम सर्वम कुशलम, यह भी चल सकता है, सर्वम कुशलम वाह, यह भी चल सकता है। फिर इति, जब वाक्य की समाप्ति होती है तो हम बाद में इति जोड़ दिया करते हैं कि ऐसा, इस अर्थ में, इस रूप में।
तो इस प्रकार से हम उद्धरण चिन्ह की दृष्टि से जब कोई वाक्य लिखते हैं तो बाद में इति भी लगाया जा सकता है उद्धरण चिन्ह की समाप्ति के पश्चात, और पूर्ण विराम उसके बाद आता है। इस बात को यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए, बहुत लंबा वाक्य है। श्री राम जो एक डाकघर में लिपिक था और सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पश्चात भी जिसे पेंशन नहीं मिली थी, अतः दुखी था। वह डाकघर जाकर एक उच्चाधिकारी से मिला और बताया कि वह श्री राम है जो उसी विभाग में काम करता था, परंतु अभी तक सेवानिवृत्ति के बाद उसने अपनी पेंशन का कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। हम इस अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़ सकते हैं और इतनी बात निकल कर आती है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम श्री राम है, वो डाकघर में काम करता था, वो सेवानिवृत्त हो गया, 1 वर्ष तक उसे पेंशन नहीं मिली, उसे इस बात का दुख था और वह डाकघर में जाता है क्योंकि वहाँ नए अधिकारी आ चुके हैं, संभवतः वे उन्हें नहीं जानते हैं, तो उसने बताया कि वो श्री राम है, यही काम करता था, लेकिन उसे सेवानिवृत्ति उसकी हो चुकी है, लेकिन उसे अभी सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष हो गया है, तब भी पेंशन नहीं मिली है, अतः क्या उपाय किया जाना चाहिए। इन बातों को इस अनुच्छेद में बताया गया है, अतः हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ एक बात की ओर हम ध्यान दें कि जिसे हम कहते हैं संवाद की शैली, हम संवाद की शैली में कई बार अनुवाद कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो आया, उसने कहा कि वह श्री राम है, हम इसमें संवाद भी कर सकते हैं, स अवदत् अहम श्री रामः अहम अत्र कार्यं करोमि स्म, इस प्रकार का भी अनुवाद किया जा सकेगा। यहाँ कैसे किया गया है उसे देखेंगे और फिर देखेंगे इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। श्री रामः पत्रालय कार्यालय लिपिकारः आसीत्, छोटा वाक्य बना दिया। श्री राम जो एक डाकघर में लिपिक था। हिंदी में जो आया, जो क्यों आया, क्योंकि इसका भी संबंध आगे भी किया गया है। हम जानते हैं वाक्यों के अलग अलग प्रकार होते हैं, सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार से अन्य रूप भी होते हैं, तो हम प्रायः संयुक्त वाक्यों के स्थान पर साधारण वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस का कहते हैं, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया का उपयोग हो। संयुक्त वाक्यों में, मिश्रित वाक्यों में क्रियाओं का उपयोग कुछ जटिल हो जाता है, एक ही क्रिया के साथ कई कर्ता जुड़ जाते हैं, लेकिन साधारण वाक्यों में प्रायः एक क्रिया और एक कर्ता होता है। तो प्रारंभ में हम छोटे छोटे जब वाक्य करते हैं तो इसका अर्थ है सामान्य वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य जिसमें एक क्रियाकर्ता का उपयोग किया जा सकता है। थोड़ा भिन्न प्रकार हो सकता है, सामान्य यदि कुछ सरल हो तो हम कई बार तब भी मिश्रित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए साधारण वाक्य पहले सामान्य वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस को बना लेना चाहिए। तो श्री राम जो एक डाकघर में लिपिक था, यहाँ जो को हटा दिया गया, सीधा कहा श्री रामः पत्रालय कार्यालय लिपिकारः आसीत्। और सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पश्चात भी जिसे पेंशन नहीं मिली थी, तो जिसे यहाँ और आ गया था, यानी 2 वाक्यों को जोड़ा, हमने वहां अलग कर दिया। निवृत्ते 1 वर्षानंतरमपि निवृत्ति वेतनम न आगतम इति सह खिन्नः। तो यहाँ जिसे या जो के साथ जो वाक्य जोड़ा था उसे यहाँ समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर एक सामान्य वाक्य ले लिया है कि निवृत्ति के 1 वर्ष के बाद भी निवृत्ति वेतन नहीं मिला था, इस बात से वह खिन्न था। तो जिसे के स्थान पर जो खिन्न था यह भाव यहाँ आ गया है, वह खिन्न था यह भाव यहाँ आ गया है। तो निवृत्ते 1 वर्षानंतरमपि निवृत्ति वेतनम न आगतम इति। तो क्या किया, पहले उस घटना का वर्णन उन्होंने दे दिया कि 1 वर्ष तक उसे वेतन नहीं मिला, इति यानी यह घटना घटी, और उस घटना के बाद इति जोड़ दिया, इति यानी इस प्रकार वह खिन्न था। तो वाक्य को और भी सामान्य कर दिया है। तो सरल वाक्य बनाने की दृष्टि से यह बहुत सुंदर उपयोग है।
हम और प्रकार से भी कर सकते हैं, केवल यही शैली नहीं है। ये बात मैं बार बार आपको बता भी रहा हूं। इसका अर्थ केवल इतना है, यह भी एक शैली है और कोई दूसरी शैली भी हो सकती है। अतः सह प्रधान पत्रालय कार्यालयम गतवान, क्योंकि वह दुखी था, अब वह प्रधान पत्रालय कार्यालय को जाता है। अतः सह प्रधान पत्रालय कार्यालयम गतवान, ये एक वाक्य बना लिया। अधिकारिणम दृष्टवान, अधिकारी से मिला, उसे देखा। यहाँ अधिकारिणम दृष्टवान, दृष्टवान का अर्थ तो बनता है देखा, लेकिन यहाँ भाव क्या रहे, अधिकारी से मिला, उसे देखा अर्थात उसे मिला। देखिए ऊपर हिंदी के वाक्य में यही लिखा है, एक उच्च अधिकारी से मिला, तो वहां जो हिंदी में मिला आया, अमिलित हो सकता है, लेकिन यहां दृष्टवान से भी वही भाव आता है, ये कुछ अधिक काव्यात्मक है। उसने उसे देखा अर्थात उससे मिला। बहुत सुंदर यहां यह प्रयोग किया गया है। अहम श्री राम अत्र एव पूर्वं कार्यं करोमि स्म इतोपि निवृत्ति वेतनम न लब्धम इति सह सूचितवान। जिस अधिकारी से मिला उसे उसने कहा, देखो अहम श्री राम, फिर छोटा वाक्य कर दिया, मैं श्री राम हूं। अत्र एव पूर्वम कार्यम करोमि स्म, फिर छोटा वाक्य कर दिया, इतोपि निवृत्ति वेतनम न लब्धम, एक अलग वाक्य बना दिया, इति। तो यहां से देखिए ऊपर आपके पास उद्धरण चिन्ह प्रारंभ होता है अहम श्री राम, और न लब्धम तक ये उद्धरण चिन्ह आया है। इसका अर्थ है इति, इस पूरी घटना को बता रहे, अहम श्री राम अत्र एव पूर्वम कार्यम करोमि स्म इतोपि निवृत्ति वेतनम न लब्धम इति, यानी उद्धरण चिन्ह में आने वाले संपूर्ण अंश से इति जुड़ा हुआ है। इति सह सूचितवान, यह उसने सूचित किया, यह उसने बताया। तो यहाँ बताने के अर्थ में सूचितवान का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से इस उदाहरण से भी हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वाक्यों को छोटा किया जा सकता है। और भी शैली हो सकती है, केवल यही शैली नहीं है, और भी वाक्य छोटे हो सकते हैं, कुछ लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी बात यहाँ स्पष्ट होकर निकल आए, हमारा यह प्रयास होना चाहिए। फिर हमारे अभ्यास पर निर्भर करेगा हम कितने सुंदर ढंग से अनुवाद कर सकते हैं। तीसरा वाक्य देखेंगे, पहले जब राजा भोज राज्य करता था, धारा नगर में रहने वाला सुगण नाम के एक किसान ने खुदाई करते हुए एक स्वर्ण पात्र को देखा और अपने को भाग्यशाली मानते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब यहां क्या बात कह रहे हैं कि पुरानी बात है, राजा भोज राज्य करते थे, धारा नगर में एक किसान रहता था, उसका नाम सुगण था, वह खुदाई कर रहा था, उसने एक खुदाई करते हुए एक स्वर्ण पात्र को देखा और अपने को भाग्यशाली माना। ओहो, स्वर्ण पात्र मुझे मिल गया है, यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो हम 2-3 बार इसे पढ़ने के बाद इस भाव को ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने किस प्रकार से संस्कृत में अनुवाद किया है। पूर्वम भोजराजः धारा नगरम पालयति स्म। अब वहां क्या देखिए था, पहले जब राजा भोज राज्य करता था, जब राजा भोज, क्योंकि अगले वाक्य को जब के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन यहां उसे सामान्य कर दिया है, और राज्य करता था, और बहुत सुंदर यहां काव्यात्मक उपयोग है, धारा नगरम पालयति स्म। राज्यम करोति स्म भी आ सकता है, लेकिन संस्कृत में पालयति स्म का जो भाव निकलता है, यानी भावानुवाद है, शब्दानुवाद यहां नहीं है, और बहुत सुंदर ढंग से पालयति स्म, अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था, अर्थात राज्य करने का भाव है पालन पोषण करना, अपने राज्य के निवासियों के दुखों को समझना और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करना, यह पालयति स्म में आ जाता है। स्म जो है, पालयति स्म, हमने पढ़ा भी है, आगे भी जानेंगे। स्म भूतकाल में प्रयुक्त होता है, था के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यदि लट लकार की क्रिया के पश्चात स्म लगा दें
तो वह भूतकाल का वाक्य बन जाता है। तो पालयति स्म, पालन करता था यानी राज्य करता था, अर्थात यहाँ भावानुवाद है, शब्दानुवाद नहीं है। तदा सुगणः नाम कृषकः आसीत्। अब देखिए वहां था जब, तो जब तो हटाया, वाक्य को सामान्य किया, तो जब हट गया तो इसका अर्थ है कि आगे वाला वाक्य हट गया, वहां से अलग हुआ, इसलिए जब के स्थान पर तदा लगा दिया, अर्थात तब, उसके बाद। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, अर्थात तदा आने से जब के भाव को विपरीत कर दिया, क्योंकि जब अगले से जोड़ रहा था, यहां पहला वाक्य समाप्त हो गया है, इसलिए नई बात शुरू हुई है, तो तदा आ गया। यदा अगले वाक्य की घटना की ओर संकेत देता है, तब जो है नई घटना की ओर संकेत देता है। तदा सुगणः नाम कृषकः आसीत्। सुगण नाम का एक किसान था। एकदा सह कर्षण समये एकम स्वर्ण पात्रम दृष्टवान। फिर छोटा वाक्य कर दिया। एक बार वह खुदाई कर रहा था तो उसने एक स्वर्ण पात्र को देखा। खुदाई करते समय उसने एक स्वर्ण पात्र को देखा। एकदा सह कर्षण समय एकम स्वर्ण पात्रम दृष्टवान। अब बड़ा प्रसन्न हुआ था, तो कितना सुंदर उपयोग किया, भाग्यम फलितम, उसे उदाहरण में दे दिया। आहा, मैं तो कितना सौभाग्यशाली हूं। वहां था भाग्यशाली मानते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। यहां उसका बहुत अच्छे ढंग से किया है, भाग्यम फलितम इति सह संतुष्टः जातः। यानी हिंदी के वाक्य की शैली भिन्न थी, संस्कृत के वाक्य की शैली भिन्न हो गई। इस प्रकार से हम शैली में अंतर कर सकते हैं। हाँ, भाव अधिक सुंदर ढंग से व्यक्त होना चाहिए। जो यहाँ कहा गया था कि कथ्य को ग्रहण कर लीजिए, मुख्य संदेश की पहचान कर लीजिए, फिर अपनी सामग्री को लिखिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो दोनों भाषाओं की शैली में भिन्नता होने के कारण हमें अपनाई जाने वाली भाषा की शैली की दृष्टि से अनुवाद करना चाहिए, न कि जिस भाषा से हम कर रहे हैं उसका शब्दशः अनुवाद करना चाहिए। कथा की शैली, वर्णन की शैली, काव्य की शैली एक विशिष्ट प्रकार की होती है। उसमें भिन्न प्रकार की लोकोक्तियों, सूक्तियों, मुहावरों आदि का उपयोग होता है, उनका भी उपयोग करना चाहिए। और वाक्यों को छोटे छोटे खंडों में बांटकर हम सामान्य वाक्य बनाकर अभ्यास प्रारंभ करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मिश्रित वाक्यों का भी उपयोग कर सकेंगे, संयुक्त वाक्यों का भी उपयोग करेंगे, लेकिन प्रारंभ में तो छोटे वाक्यों के द्वारा ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। संस्कृत क्योंकि श्लिष्ट भाषा है, एक ऐसी भाषा है जिसमें क्रिया आदि पदों के साथ सहायक क्रियाएं जुड़ी होती हैं, विभक्ति चिन्ह जुड़े होते हैं, तो छोटे वाक्यों से बात अधिक समझ में भी आ सकती है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य कथा कहानी को कैसे लिखा जाए यह भी संकेत दिया गया है कि केवल अनुवाद नहीं, आप ऐसा अनुवाद कीजिए कि आप मूल लेखक के रूप में समक्ष आते हैं, केवल अनुवादक के रूप में नहीं।